हेलो स्टूडेंट्स, मेहता कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अपना सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स में चल रहा था फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर कंप्लीट हो गया था और अपन ने शुरू कर दिया था फुल वेव रेक्टिफायर। इसके बारे में अपन ने पढ़ लिया था। इसकी संरचना वगैरह, कार्यविधि, वर्किंग वगैरह अपन ने पढ़ ली थी। आज स्टार्ट करेंगे। जैसे इसमें पहले तो जो करंट है, इस करंट का मान आया था, यानी अपन देखिए पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल 0 t/2 डायोड D1 था। उस डायोड D1 से करंट फ्लो हो रही थी। डायोड D1 से कितनी करंट फ्लो हो रही थी? Im sin ओमेगा t। ये डायोड D1 से करंट फ्लो हो रही थी। डायोड D2 से I2 0 और दूसरा था दूसरा जो नेगेटिव हाफ साइकिल था T2/T और T, यानी T2/T से T के लिए जो नेगेटिव हाफ साइकिल है, इसमें डायोड D1 से करंट फ्लो नहीं हो रही थी। करंट फ्लो हो रही थी डायोड D2 से। सेम करंट I sin ओमेगा t करंट फ्लो हो रही थी। ये तो टोटल करंट कितनी आ गई? कुल धारा ये प्लस ये, टोटल करंट यही तो आ गई। तो आज का टॉपिक डालो, एवरेज वैल्यू ऑफ पल्सेटिंग वोल्टेज एंड पल्सेटिंग करंट। पल्सेटिंग वोल्टेज तो आ रही थी अपने पास, क्योंकि अपन दे रहे थे अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज दे रहे थे। अपने पास आ रही थी डायरेक्ट करंट या डायरेक्ट वोल्टेज। लेकिन उस डायरेक्ट करंट और डायरेक्ट वोल्टेज में जो मान है करंट और वोल्टेज का, वो पॉजिटिव तो है, लेकिन टाइम के साथ उसकी वैल्यू बढ़ रही है, वैल्यू चेंज हो रही है, उसका मान कम ज़्यादा हो रहा है और उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। मतलब उसमें पल्सेटिंग है, एसी का कुछ पार्ट है। तो इसमें लिखो हेडिंग डालो, एवरेज वैल्यू ऑफ पल्सेटिंग वोल्टेज एंड करंट एंड वोल्टेज। एवरेज वैल्यू ऑफ पल्सेटिंग करंट एंड वोल्टेज। एवरेज वैल्यू ऑफ पल्सेटिंग करंट एंड वोल्टेज। इसमें लिखो एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी IDC का मान आ जाएगा 1/T 0 से T IDT। दो साइकिल हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये हो जाएगा 1/T 0 से T T/2। ये है आपकी Im sin ओमेगा t। दूसरी है प्लस 1/T T/2 से T के लिए, ये है Im sin ओमेगा t। नोट करो।
अब ये यहाँ पर I2 है, जो I1 और I2 थी, तो I2 आपकी नेगेटिव होती है, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए है तो नेगेटिव, तो यहाँ पर ये माइनस आ गया। यहाँ से कॉमन ले लो, कॉमन ले लेंगे इसमें से IM कॉमन ले लो, IM अपॉन T, IM कॉमन ले लिया, अपने पास ये बच गया समाकलन 0 से T/2 साइन ओमेगा टी dt dt साइन ओमेगा टी dt माइनस T/2 से T/2 से T साइन ओमेगा टी dt। यहाँ से ये हो जाएगा IM/T, इसका हो जाएगा साइन ओमेगा टी का माइनस कोस ओमेगा टी, माइनस कोस ओमेगा टी, तो माइनस कोस ओमेगा टी, लिमिट है 0 से T/2, ये हो जाएगा आपका साइन ओमेगा टी का माइनस कोस ओमेगा टी, माइनस से ये प्लस कोस ओमेगा टी, लिमिट है T/2 से T, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ अपर लिमिट है आपकी, यहाँ लगाई अपर लिमिट कोस ओमेगा T/2 माइनस ये हो जाएगा कोस 0 प्लस अपर लिमिट कोस ओमेगा टी माइनस लोअर लिमिट कोस ओमेगा T/2, ये हो गया यहाँ से। अब अपना ओमेगा टी क्या होता है? ओमेगा टी होता है, टी को लिखते हैं 2π/ओमेगा, यहाँ से 2π जो ओमेगा टी है वो ओमेगा टी हो जाएगा, ओमेगा टी हो जाएगा 2π, तो यहाँ अपने पास आ गया 2π 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो कोस पाई कोस 0 कोस 2π कोस पाई, ये मान हो जाएगा आपका IM/T माइनस कोस पाई माइनस प्लस हो जाएगा माइनस कोस 0 प्लस कोस 2π माइनस कोस पाई, कोस पाई पे 1 कोस पाई का मान -1 और ये 1 है, ये माइनस है तो ये 1 हो गया। कोस पाई का मान कोस 180 माइनस होता है ना, तो इसका मान -1 और ये माइनस है तो 1। कोस 0 का मान 1, कोस 2π का मान 1 और ये अपना कोस पाई का मान -1, माइनस पहले से है 1, तो अपने पास आ गया एक मिनट, यहाँ ओमेगा भी था, ओमेगा को बाहर ले लिया, ओमेगा टी को लिख दिया 2π, तो ये अपने पास आ गया IM/2π, 4 कैंसिल आउट 2,
तो अपने पास आ गया 2Im अपॉन पाई IDC का मान। IDC का मान ये आ गया। ये तो आ गया अपना जो आउटपुट करंट, जो पल्सेटिंग है, तो पल्सेटिंग आउटपुट करंट की एवरेज वैल्यू। अब देखते हैं आउटपुट या एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट पल्सेटिंग वोल्टेज, एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट पल्सेटिंग वोल्टेज, एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट पल्सेटिंग वोल्टेज। अब जो वोल्टेज है वो वोल्टेज कहाँ प्राप्त होता था? जो लोड रेसिस्टेंस RL है उस RL के सिरों पर, मीन्स वोल्टेज एट द टर्मिनल ऑफ लोड रेसिस्टेंस, मीन्स वोल्टेज एट द टर्मिनल ऑफ लोड रेसिस्टेंस, वोल्टेज एट द टर्मिनल ऑफ लोड रेसिस्टेंस। तो कितना हो जाएगा? VDC उस लोड रेसिस्टेंस का रेसिस्टेंस इनटू उसमें जो फ्लोइंग करंट है वो फ्लोइंग करंट। तो ये हो जाएगा VDC IDC इंटू RL। यहाँ से ये हो जाएगा IDC का मान आ गया 2Im अपॉन पाई डॉट RL। Im का मान होता है आपका EM अपॉन R प्लस RL। तो ये मान हो गया 2EM RL पाई R प्लस RL। ये मान हो गया, VDC का मान ये आ गया। आगे भी कर सकते हो, नीचे से RL, यहाँ से इसको और भी कर सकते हो। नीचे से RL कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 2EM पाई 1 प्लस R अपॉन RL। RL से ये RL कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कर सकते हो। ये हो गया एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट पल्सेटिंग वोल्टेज एंड करंट। आउटपुट और लिख लेना, लिखना चाहो तो यहाँ पर आउटपुट, एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट पल्सेटिंग वोल्टेज एंड करंट। अब लिखेंगे, इसको लिखो। इसके बाद देखते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट। हेडिंग डालो RMS वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज।
RMS ही कर लो इसको, रूट मीन स्क्वायर या रूट मीन स्क्वायर RMS वैल्यू ऑफ pulsating voltage and current. Pulsating voltage and current. रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ पल्सेटिंग करंट कर लो, पहले करंट के निकालेंगे, करंट एंड वोल्टेज, करंट एंड वोल्टेज, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ पल्सेटिंग करंट एंड वोल्टेज। अब जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है वो क्या होती है, वो होती है धारा के स्क्वायर का औसत और उस औसत का वर्गमूल। यानी एक पूर्ण चक्कर के लिए, पहले इसकी परिभाषा लिख लो, एक पूर्ण चक्कर के लिए, एक पूर्ण चक्कर के लिए धारा के औसत मान का वर्गमूल, औसत मान का वर्गमूल, औसत मान के वर्गमूल को धारा का वर्गमाध्य मूलमान कहते हैं। धारा का वर्गमाध्य मूलमान कहते हैं। यानी IRMS हो गया आपका धारा का औसत, धारा का स्क्वायर, इस स्क्वायर का औसत और इसका वर्गमूल। तो ये हो जाएगा आपका IRMS, इसका स्क्वायर 1/T I डॉट dt, 0 से t तक, 0 से t तक इसको लिख सकते हैं 1/T 0 से t/2 Im स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t dt प्लस 1/T t/2 से t Im स्क्वायर साइन ओमेगा t dt। दोनों सेम हैं, ये और ये दोनों सेम हैं, जोड़ सकते हैं तो इसको लिख दिया 2/T Im कॉमन ले लो, Im स्क्वायर 0 से t/2 साइन स्क्वायर ओमेगा t dt, ये लिख सकते हैं IRMS स्क्वायर। इसका वर्ग कर लो, साइन स्क्वायर ओमेगा t का होता नहीं है तो इसको 1 माइनस कोस 2 ओमेगा t अपॉन 2 में डिवाइड कर लो, यानी इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा t को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2 ओमेगा t अपॉन 2 लिख सकते हैं। 2 को बाहर ले आओ तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 Im स्क्वायर अपॉन 2t 0t, ये 1 माइनस कोस ओमेगा t dt, ये आ गया। इसका समाकलन करना है, यानी
इसको लिख सकते हैं IRMS स्क्वायर IM स्क्वायर अपॉन T, 0 से T 1 माइनस कोस 2 था ना यहाँ पर 2 ओमेगा टी, कोस 2 ओमेगा टी dt। इसको सॉल्व करना है अपन को, इसको सॉल्व करते हैं उधर। लिखो इसका हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, समाकलन हो जाएगा आपका IRMS स्क्वायर IM स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा T साइन ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा 0 से T बाई टी, ये हो गया। यहाँ लिमिट लगा दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा T बाई 2 साइन 2 ओमेगा T बाई 2, और यहाँ 2 ओमेगा अपर लिमिट, ये तो होगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट करेंगे तो ये 0, और ये भी 0 हो जाएगा, साइन 0 0 0 माइनस 0। यहाँ देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, ओमेगा टी क्या होता है 2 पाई, 2 पाई के लिए साइन भी, यानी ये आ गया अपना मान रखा, तो IM स्क्वायर बाई 2 T बाई 2 T बाई 2 साइन 2 पाई अपॉन 2 ओमेगा, ये साइन 2 पाई हो गया आपका 0, तो अपने पास आ गया IM स्क्वायर बाई 2 अपॉन T बाई 2। यहाँ T भी चल रहा था ना साथ, यहाँ तक तो आ गया, 2 बाहर ले लिया तो यहाँ 2T हो जाएगा ना, 2T, ये T से T कैंसिल आउट, ये हो गया IRMS स्क्वायर था, ये आ गया आपका IM स्क्वायर बाई 4, तो IRMS आ गया IM अपॉन 2, IM अपॉन 1 मिनट, ये 2 तो कैंसिल आउट हो गया था ना यहाँ से, 2 कैसे आ रहा है, ये 2 नहीं आएगा, 2 जो इसको चेंज किया था ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और अपने पास यहाँ 2 बचेगा, और जब ये √2 ये मान आएगा, √2, ये रूट मेन स्क्वायर करंट का मान आ गया। इसके बाद निकालेंगे जो वोल्टेज है, उस वोल्टेज का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, वोल्टेज की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। यहाँ तक नोट करो। वोल्टेज की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लिख लो,
इसमें लिख लूँ RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज, RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज ये हो जाएगी ERMS या इसको लिख दो ERMS या VRMS, ERMS ये हो जाएगी IRMS, और जो आउटपुट सेटिंग वोल्टेज RL के सिरों पर RL, तो यहाँ आ गया ERMS अपॉन IM√2 अपॉन RL। IM का मान भी रख सकते हैं EM RL√2 R प्लस RL, ये मान आ गया। ये जो वोल्टेज है उस वोल्टेज का RMS मान आ गया। लिखो इसको। इसमें लिखो एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। नेक्स्ट पॉइंट है एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। लिखो एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। efficiency of FWR full wave rectifier and PDC upon PAC, PDC upon PAC। PDC क्या है? जो लोड रेसिस्टेंस है उस लोड रेसिस्टेंस में प्राप्त आउटपुट डीसी पावर, जो लोड रेसिस्टेंस है उस लोड रेसिस्टेंस पर प्राप्त आउटपुट डीसी पावर। लिख लो लोड रेसिस्टेंस को प्राप्त डीसी पावर। पीडीसी क्या है? जो ट्रांसफॉर्मर है उस ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी कॉइल को प्राप्त एसी पावर। यानी ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी कॉइल को प्राप्त इनपुट एसी पावर, इनपुट एसी पावर। तो ये हो जाएगी आपकी पीडीसी। पीडीसी हो जाएगी आईडीसी स्क्वायर RL। ये हो जाएगा IDC स्क्वायर RL। ये हो जाएगी आपकी IRMS स्क्वायर R प्लस RL। तो ये हो जाएगा I स्क्वायर RMS R प्लस RL। IDC जो IDC है इसका और IRMS का मान रख दो। IDC का मान था 2m/π, उसका स्क्वायर है
तो 4 Im अपॉन पाई स्क्वायर RL। यहाँ RMS का मान था अपना Im√2, तो स्क्वायर है तो Im स्क्वायर √2 का 2 R प्लस RL ये हो जाएगा। यहाँ से देखो Im स्क्वायर ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास बच रहा है, अपने पास ये ऊपर चला गया 8RL अपॉन पाई स्क्वायर R प्लस RL ये बच रहा है। भाग दो पाई का मान 3.14 इंटू 3.14 9 के समथिंग, भाग दो तो ये आ जाएगा, इसका मान 9 पॉइंट कुछ आएगा, तो ये आ जाएगा 0.182 RL R प्लस RL कॉमन लेके काट दूँ तो ये हो जाएगा 0.812 1 प्लस R अपॉन RL। इसको लिख सकते हैं नीटा 81.2 1 प्लस R अपॉन RL प्रतिशत। ये आ गई फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी, जो या इसमें लिख सकते हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी। मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होगी? जब R का मान कम हो। R का मैक्सिमम एफिशिएंसी ये कम होगा, RL का मान ज़्यादा होगा, कम में ज़्यादा का भाग देंगे तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे। मैक्सिमम एफिशिएंसी वहन RL ज़्यादा होगा R, देन मैक्सिमम एफिशिएंसी वहन, और एफिशिएंसी मैक्सिमम कितनी होगी 1.2 81.2%। ये मैक्सिमम एफिशिएंसी है। और फुल वेव रेक्टिफायर की मैक्सिमम एफिशिएंसी, जो हाफ वेव रेक्टिफायर था उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी से डबल आ रही है, तो लिखना इसमें फुल वेव रेक्टिफायर FWR की एफिशिएंसी HWR से दोगुनी होती है। फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी हाफ वेव रेक्टिफायर की दुगुनी होती है। नोट करो इसको। ये देखो नीटा, दोबारा से देखो नीटा क्या है? एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। जो एफिशिएंसी है उसको नीटा से बताते हैं। नीटा है PDC अपॉन PAC, P पावर DC पावर, कहाँ पर? जो लोड रेसिस्टेंस RL है उस लोड रेसिस्टेंस यानी लोड प्रतिरोध RL को प्राप्त AC DC पावर, लोड प्रतिरोध RL को प्राप्त
डीसी पावर। एसी है पीएसी, जो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कोयल है, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कोयल है, उस सेकेंडरी कोयल से प्राप्त इनपुट एसी पावर, इनपुट एसी पावर। तो ये हो जाएगा, पावर क्या होती है, पी वी आई, वी का मान रखेंगे आई आर, तो आई स्क्वायर आर, आई डीसी भी पता है और आई एसी भी पता है, तो ये हो जाएगा पी डीसी के लिए आई डी सी स्क्वायर आर एल, आई डी सी स्क्वायर आर एल। आई डी सी का मान पता है, आई डी सी का मान आया था अपने आई एम 2IM अपॉन पाई, आई डी सी का मान आया था 2IM अपॉन पाई, स्क्वायर किया तो 4IM स्क्वायर पाई, आर एल यहाँ पर है। दूसरा है आपका पी ए सी, पी ए सी हो जाएगा आई आर एम एस अपॉन आर एल, आई आर एम एस अपॉन आई आर एम एस डॉट आर एल। आई आर एम एस का मान पता है, आई आर एम एस का मान आता है अपने पास आई एम अपॉन √2, उस आई आर एम एस का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आई एम स्क्वायर अपॉन 2, आई एम स्क्वायर अपॉन 2। ये आर एल यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, बचा 8 आर एल अपॉन ये पाई स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया 0.812, यहाँ से आर एल कॉमन लेके काट दो, ये हो जाएगा आपका परसेंटेज में 81.2 अपॉन 1 प्लस आर अपॉन आर एल। आर एल का मान ज़्यादा हो, आर एल का मान कम हो तो मैक्सिमम एफिशिएंसी प्राप्त हो जाएगी। और जो फुल वेव रेक्टिफायर है इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है 81.2%, और जो हाफ वेव रेक्टिफायर था उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी होती थी 40.6%। यानी फुल वेव रेक्टिफायर की मैक्सिमम एफिशिएंसी हाफ वेव रेक्टिफायर की मैक्सिमम एफिशिएंसी से डबल प्राप्त हो रही है। इसके जो आगे के पॉइंट हैं वो कल देखेंगे। आगे के पॉइंट जैसे वोल्टेज रेगुलेशन है, रिपल फैक्टर है, फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट है, इनको कल देखेंगे। कल ये आपका फुल वेव रेक्टिफायर कंप्लीट हो जाएगा।